नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबर की ओर। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की आज गाजीपुर कोर्ट में पेशी हुई है। आपको बता दें कि 22 साल पुराने उसरी कांड में गाजीपुर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को फिजिकली पेश करने के निर्देश भी दिए थे। गाजीपुर कोर्ट में पेशी के लिए मुख्तार अंसारी को आज बांदा जेल से गाजीपुर ले जाया जाना था। आपको बता दें कि लेकिन अब तक उन्हें जेल से बाहर नहीं लाया गया। हालांकि इसके मुताबिक मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट में पेश करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, जिसके बावजूद जिला प्रशासन ने अंतिम समय में मुख्तार को पेशी के लिए नहीं भेजने का फैसला लिया। कोर्ट के सख्त इस निर्देश के बावजूद पिछली 2 तारीख पर मुख्तार अंसारी को पेश नहीं किया गया था। तो अंतिम समय में बदला गया है प्रशासन का ये फैसला। गाजीपुर कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं मुख्तार अंसारी। आपको बता दें कि गाजीपुर कोर्ट में पेशी होना था, लेकिन अंतिम समय में प्रशासन ने ये फैसला बदल लिया और जो पेशी का समय था उसे आगे के लिए टाल दिया गया। आज पेशी मुख्तार अंसारी की नहीं हुई। हम खड़े हैं बांदा मंडल कारागार के बाहर, जहां बंद है बाहुबली मुख्तार अंसारी, जिनको आज यानी 17 जनवरी को 2001 के उसरी चक्की मामले की गवाही में गाजीपुर के MP MLA कोर्ट में पेश होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं पेश हो पाए। और सोचने वाली बात यह है कि बीते दिनों यानी 3 जनवरी और 10 जनवरी को भी उनको पेश होना था, लेकिन किसी कारणवश पेश नहीं हो पाए थे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्यों नहीं पेश हो पाए। क्या मौसम खराब था या कुछ भी था, किसी कारणवश वो नहीं पेश हो पाए हैं और यहीं बांदा जेल में बंद है। अब देखना ही होगा कि आगे कोर्ट का फैसला क्या होता है। 2001 में उसरी चट्टी के मामले में अगली तारीख क्या होगी और अगला अदालत का फैसला क्या होगा और किस तरह मुख्तार अंसारी को वहाँ के लिए पेश किया जाएगा। बांदा से रिजवान खान, आर्यन टीवी। तो बाराबंकी जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 15 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। छात्र छात्राओं और परिवहन विभाग के अधिकारियों की ओर से सड़क के साथ सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। इस दौरान जागरूकता अभियान में लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं वाहन चला रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर उनसे ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई। इस अभियान में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अंकिता शुक्ला ने कहा कि सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए बच्चों को चुना गया है, क्योंकि बच्चों की बात लोगों के दिल को छू जाती है। यही वो करवा दीजिए। सड़क सुरक्षा के बारे में, और जो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, 3 लोग ड्राइव करते हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत लगाया जा रहा है कि मतलब अपने सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, अपनी जान की रक्षा करें। आज ये कार्यक्रम चौराहे पर किया जा रहा है, जो स्काउट गाइड के बच्चों द्वारा ये लोगों को जागरूक करने के लिए है कि जब भी लोग सड़क पर निकले और 2 पहिया चला रहे हैं तो सिर पे हेलमेट हो, और 4 पहिया चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाकर ही चलें। जो जितने भी यातायात के नियम है उन सबका पालन करके चलें। बच्चों ने जागरूक किया है काफी हद तक सबको कि सीट बेल्ट लगाएं और हेलमेट जरूर लगाएं, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाराबंकी से वाहन चालकों को नियम के अनुसार गाड़ी चलाने को लेकर जागरूक किया गया। बच्चे हालांकि यहां गुलाब का फूल देकर लोगों से सड़क सुरक्षा नियम के तहत गाड़ी को चलाने की अपील करते हुए नजर आए। और ये हम आपको तस्वीरें बाराबंकी से दिखा रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बच्चे यहां मोर्चा संभाले हुए हैं।
ये तस्वीर आप बाराबंकी से देख रहे हैं, जहां सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के दौरान की ये तस्वीरें। लोगों को हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने की और बाइक को चलाने की, साथ ही साथ ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की बच्चे अपील करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों को गुलाब का फूल भी दिया जा रहा है ताकि वो नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। ये तस्वीरें बाराबंकी से सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और खुद स्कूली बच्चे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीरें बाराबंकी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी के तहत 15 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। छात्र छात्राओं और परिवहन विभाग के अधिकारियों की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता अभियान में लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया। वाहन चला रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर उनसे ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई। इस अभियान में सहायता संभागीय परिवहन अधिकारी अंकिता शुक्ला ने कहा कि बच्चे इस पूरे मोर्चे को उठाए हुए हैं क्योंकि बच्चों की बात लोग जल्दी सुनते हैं। तो खबर फर्रुखाबाद से, जहां तहसील परिसर में किसानों ने गौवंश को बंद कर दिया और जिसको लेकर पुलिस और किसानों की भिड़ंत भी हो गई। आपको बता दें कि किसान लगातार आवारा गौवंशों को पकड़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उस पर प्रशासन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया हुआ है, जिससे गुस्साए किसान नेताओं ने यहां पर देर रात तहसील परिसर में गौवंश को बंद कर दिया और तहसील के गेट पर डटे रहे। मामले की सूचना मिलने के बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे और किसान नेताओं और किसानों को समझाने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर डटे रहे। जिसके बाद अमृतसर एसओ ने किसानों पर लाठियां भी बरसा दी। तो खबर फर्रुखाबाद से, जहां आवारा पशुओं को तहसील में बंद करने के लिए ला रहे किसानों पर पुलिस ने किसानों की पिटाई की बात सामने आई है। आपको बता दें कि आवारा गौवंश किसानों की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं, जिससे परेशान किसानों ने पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद किसानों ने आवारा गौवंश को ले जाकर तहसील में बंद कर दिया। घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, किसानों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आक्रोशित किसानों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। ने जो है प्रयास किया, जो हमारी गौशालाएं हैं उसमें सभी में जो है ये गौवंश जो है भेजे जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम है, वीडियो की पूरी टीम लगी हुई है और हम लोग जो है विदिन 2 से 3 आवर्स में इन सारे लोगों के जो जानवर हैं, हमारी गाड़ियां आ गई हैं, हम इनको जो है गौशाला में शिफ्ट कर देंगे। तो उन पे टैग लगे हुए हैं और उसको जाँच कराई जाएगी। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो हमीरपुर जिले में 6 दिन पहले जल्ला गांव में मां सहित 2 बच्चों की बिस्तर पर जलकर मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने मृतका के पति की तहरीर के आधार पर जांच की और जिसके बाद जांच में नशेड़ी भाई द्वारा अपनी बहन और 2 मासूम भाइयों की शराब के लिए बहन द्वारा रुपए ना देने पर सिलबट्टे से हत्या कर दी थी और हत्या को छुपाने के लिए घर और बिस्तर पर आग लगा दी थी और घटना को अंजाम देकर शराब का आदि भाई घर से फरार भी हो गया था। रात्रि को एक सूचना आई थी पुलिस को कि एक कमरे में एक महिला और उसके 2 छोटे बच्चे 6 वर्ष और 3 वर्ष के, उनके कमरे में आग लग गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। उक्त के संबंध में जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये दर्शाया गया कि उनकी मृत्यु आग लगने से पूर्व ही हो चुकी थी। उसने ये बताया है कि उसने घर में जो एक सिलबट्टा होता है उससे
उसके सीने पर और सर पर प्रहार किया था, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। सास अच्छा, का देखा कैसी का घटना हुई? हमने आगे बर देखो बरती आगे बरती कल देखो घर फिर आई है ना तो पानी ले चली आई तारा लटका तो मैं कहा अनीता कहाँ समा ढूंढती रही है ना नहीं मिले तो दीवार गिरा नरकन जब खानी तीनों कोई रहा। तो पूरे प्रदेश में अन्ना मवेशियों को लेकर किसानों में तमाम तरह की आक्रोश की तस्वीरें दिखाई दे रही है। तो वहीं अन्ना मवेशियों को अलग अलग जगह पर कैद करने के भी मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते कानपुर देहात में अन्ना मवेशियों से परेशान सैकड़ों किसानों ने फसलों की बर्बादी के चलते करीब 100 अन्ना मवेशियों को पकड़कर कानपुर देहात के पोस्टमार्टम हाउस में जबरन कैद कर दिया और बाहर से गेट को बंद कर दिया, जिसके बाद किसानों ने घंटा जाम भी किया और पोस्टमार्टम हाउस में कैद हुए 6 को अन्ना मवेशियों ने जमकर उत्पात भी मचाया है। अन्ना मवेशियों की बड़ी तादाद में पोस्टमार्टम हाउस में कैद होने के चलते पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी घंटों बाधित हो गई। 2 महीना मवेशी घंटों के हिसाब से पोस्टमार्टम हाउस के अंदर दौड़ते भागते नजर आए। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली और मवेशियों के रखरखाव की प्रक्रिया पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सर जो है रातों रातों जो हम लोग जो है किसान आदमी इनको रखाते हैं, सब फसल खाए जा रहे हैं, अन्नदाता बहुत परेशान है सर। तो इसके लिए कोई और विकल्प आप लोगों के पास नहीं है? सर कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, क्या करें। हमारे यहाँ आलमचंदपुर में अस्थायी गौशाला बनी हुई, वहीं पे अभी हमारे कैटल कैचर गाड़ी आएगी और इसको वहीं शिफ्ट कराया जाएगा। करीब कितने जानवर अभी वर्तमान पोस्टमार्टम हाउस में कैद हैं? लगभग 35 से 40 जी गणना नहीं है, 35-40 के करीब है। इसको हम वही आलमचंदपुर गाँव हमारे अस्थायी बनना है गौशाला, वही लेकर जाते। हमने आया तो देखा कि एक गेट मेरा बंद हुआ, ताला लगा हुआ, एक गेट खुला हुआ, उसके अंदर कम से कम 70-80-90 गायें हैं और हमारे लाशें भी 2 रखी हैं, जिनके उनके परिवारजन भी आए हैं। 50-60 लोग हैं परिवार के। तो ये तो दिक्कत वाली बात है। किसानों से हमने पूछा कि क्या परेशानी भैया, इसके अंदर क्यों कर दिया, सरकारी चीज़ है और गेट लगा हुआ फिर भी अंदर कर दिया। उनकी मजबूरी वो बताने लगे कि हमारे रात में खेतों में जाके पूरा नुकसान करते हैं और कोई सुनने वाला है नहीं। आप सब लोग किसानी हैं? तो खबर कानपुर से, जहां पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीसीपी पश्चिम विजय ढुल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया है कि थाना सचेंडी और सर्विलांस टीम की कार्रवाई पर 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 12 मोबाइल, 2500 रुपए नगद, 1 तमंचा, 315 बोर, 2 बाइक, एक छोटा हाथी लूटर भी बरामद किया गया। पकड़े गए लुटेरों ने 15 से 20 जगहों पर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। डीसीपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान इनके 4 और लुटेरों के नाम भी सामने आए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगा रखी है और साथ ही 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। एक वेयर हाउस से कुछ व्यक्तियों के द्वारा वहां पे फोर्स से एंट्री की गई और चौकीदार के साथ मारपीट करके जो एक खाली लोडर गाड़ी छोटा हाथी वहां पे खड़ा था उसको उनके द्वारा लूट के ले जाया गया। इस घटना के अनावरण हेतु हमारी थाना सचेंडी की पुलिस के द्वारा अथक प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप उस गैंग के 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और लोडर उनसे बरामद किया गया है। उसके साथ साथ जब इस घटना पे हमारी टीम काम कर रही थी तो अन्य 2 लड़के जो इनके साथी हैं, जो इस घटना में तो इनके साथ नहीं थे, लेकिन इसके अलावा इन सब लोगों ने अलग अलग पेयर में मिलते हुए थाना सचेंडी, रावतपुर, कल्याणपुर, पनकी क्षेत्र में विगत कुछ माह में कई सारी फोन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया है। तो खबर राजधानी लखनऊ से, जहां योगी सरकार के पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र सिंह कश्यप की ओर से बयान दिया गया। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने आर्यन टीवी संवाददाता के एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारी सरकार की शुरू की सबसे ज्यादा हमदर्द है। चाइनीज की परीक्षा हो और अन्य संस्थानों की भागीदारी और राजनीतिक और संगठनों में पूरी हिस्सेदारी देने का काम
भारतीय जनता पार्टी करती है। वहीं जातिगत जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि अभी प्रदेश में इस प्रकार की गणना कराने का अनुकूल माहौल नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्यसभा सांसद, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में बड़े कद के नेता हैं, राज्य मंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन विभाग के नरेंद्र कश्यप जी। उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, जो चुनाव रद्द हुए हैं इस पर विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार की साजिश है, जिस तरीके से किया गया है। और आपको क्या लगता है कि ये चुनाव टलने से आपकी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? प्रदेश और देश के तमाम पिछड़े वर्गों के लोग इस बात को जानते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला। नीट की परीक्षा में 27% रिजर्वेशन मिला। केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालयों में 27% रिजर्वेशन मिला। जाति प्रमाण पत्र को बनाने का सरलीकरण का आदेश हुआ। ये सारी बातें पिछड़े समाज के लोग जानते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार समय सीमा में नगरीय निकाय के चुनाव कराना चाहती थी, इसलिए रैपिड सर्वे के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को समय बर्बाद न करते हुए समय से चुनाव कराने की घोषणा की। और निश्चित मैं इस बात को कह सकता हूं कि सरकार ने जिस प्रकार से आरक्षणीय व्यवस्था का अनुपालन करके चुनाव कराने की घोषणा की थी, निश्चित अंत में भी आप देखेंगे कि वही रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश में आगे भी इसलिए लागू होगा कि सरकार की नीयत में, सरकार की नीति में कभी कोई खोट रहता ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने, कुछ विधायकों ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन करके उस पर स्टे ले लिया। समाजवादी पार्टी के बारे में प्रदेश के लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव को इसलिए लेट कराना चाहती है कि कई पिछड़ों को उनके अधिकार ना मिल जाए, उनको सम्मान ना मिल जाए, उनको सीट ना मिल जाए। तो बैकवर्ड समाज के लोगों में समाजवादी पार्टी के इस कदम पर रोष है, गुस्सा है, जिसका कोप भाजन उनको आने वाले नगरीय चुनाव में और लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने बात की, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन के जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार माननीय नरेंद्र कश्यप जी, हमने उनसे बात की। यहाँ पर एक कार्यक्रम में आए हुए थे। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि अभी सरकार के समक्ष इस तरह की परिस्थितियां हैं कि वो चुनाव नहीं कराना चाहते, कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में और सरकार का बचाव करते हुए उन्होंने बयान दिया। और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सरकार की जो आने वाला टाइम है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसमें जो एमओयू साइन हुए उसके बारे में विस्तार से उन्होंने बताया, अपनी सरकार की उपलब्धियों को रखा। लेकिन चूंकि नरेंद्र कश्यप अपने आप में एक बड़ा नाम है और पिछली सरकारों में भी वो राज्यसभा सांसद रहे हैं, पिछले वर्ग के नेता माने जाते हैं, हमने उनका बयान और उनसे जानने का प्रयास किया। मैं लखनऊ से आर्यन टीवी के लिए सुखपाल सिंह। तो सिद्धार्थनगर जिले में प्रधान संगठन का धरना लगातार जारी है और ये धरना राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले प्रधान संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले के सभी प्रधानों और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। इस दौरान बैनर और तख्तियां लेकर ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इस प्रदर्शन में प्रधान संगठन ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं मौके पर मौजूद प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष पवन मिश्रा का कहना है कि प्रधान संगठन ने अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा है, शासन इन मांगों को माने। अगर प्रशासन की तरफ से मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में प्रदर्शन किया जाएगा। मैं इस समय सिद्धार्थनगर जिले के जिला मुख्यालय पर हूं और ये कलेक्ट्रेट है। यहाँ पे प्रधान संघ के लोग आए हैं, धरने पे बैठे थे। इनकी क्या समस्याएं थी आइए जानते हैं। स्वागत है मेरे साथ बातचीत। मित्रों नमस्कार। क्या समस्याएं हैं आपकी, क्यों आप लोग यहाँ तक आए हैं? ब्लॉक मुख्यालय पे थे, आपकी समस्या नहीं सुनी, आप यहाँ पे आए, क्या बताएं? हम प्रधान राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बस्ती मंडल के अध्यक्ष हैं
मित्रों, हम लोगों को इसलिए आना पड़ा क्योंकि प्रधान के जो सहयोग में योजनाएं लागू होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलान किया था 6 महीने पहले, वो योजना हम लोगों तक आज तक नहीं पहुंची, उसका जियो आज तक नहीं जारी हुआ। लेकिन जो प्रधान के विरोध में योजनाएं लागू होती हैं, गांव सरकार के विरोध में योजनाएं लागू होती हैं, उसे 1 हफ्ते के अंदर लगा दिया जाता है। उसका मोबाइल मॉनिटरिंग शुरू कर दी। 1 हफ्ता भी जियो आए नहीं हुआ, मोबाइल मॉनिटरिंग शुरू हो गया। हमारे जिले के कम से कम 13 करोड़ रुपए का भुगतान फंस गया है, जो हमारे प्रधान साथियों को अपने जेब से भरना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें प्रधान के माध्यम से लेबरों को बुलाती हैं और जब इन्हें भुगतान देने का होता है तो ये दुनिया भर के सिस्टम लगाती हैं, कभी मोबाइल मॉनिटरिंग, कभी ऑनलाइन हाजिरी। हमारे 18 साल की बेटियां हैं जो बुजुर्ग महिलाएं हो, फोटो खिंचवाना नहीं चाहती हैं। आखिर वो मजदूरी से या तो उनको सरकार वंचित करना चाहती है या तो उनको अलग करना चाहती है। हम लोग यही नहीं समझ पाए। सरकार कहती है जो सबसे गरीब तबका है महिलाओं को पहले रोजगार दीजिए। अभी बीच में हाजिरी भरने का आया था, उसमें था कि अगर 14 महिलाएं हैं, 10 लेबर, अगर 24 हैं तो 10 पुरुष रहे, 14 महिलाओं का हाजिरी भरिए। और एक तरफ ये नियम लगा रही है कि महिलाओं का फोटो खींचिए। एक तरफ स्वतंत्रता का अधिकार दे रही है सरकार, दूसरे तरफ बंधन में बांध रही है। बताइए, किसी भी गरीब का या अमीर का सबका इज्जत होता है। फोटो खींचना ये मानव अधिकार का हनन भी है एक तरीके से। महिलाएं अपना फोटो खिंचवाना नहीं चाहती। हमारे प्रधान साथी क्या करें, गांव का विकास रुका पड़ा हुआ है। 1 हफ्ते से हम लोग धरनारत हैं, 15 दिन से कोई सरकार के पूछता हाल नहीं है कि सरकार के किसी लोगों ने हम लोगों से बातचीत की हो, हमारे प्रधान साथियों की समस्याएं सुनी हो। आखिर हम कब तक ये अन्याय सहेंगे? इसके विरोध में हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो इस सड़क पर उतरेंगे, हम लोग सदन तक जाएंगे, जंतर मंतर पे धरना देंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। ये कितने दिनों से धरना आप लोगों का चल रहा था और आज यहाँ आए हैं, अगर ये मांगे नहीं मांगी जाती तो आगे क्या रणनीति, क्या करेंगे? हमारे सिद्धार्थनगर जिले में धरना का अनुरोध इटवा ब्लॉक से शुरू हुआ था, जो हम लोगों का 9वां दिन आज है। 9वां दिन आज हम लोग जिला कलेक्ट्रेट के सामने, आपने देखा 20,000 की संख्या की भीड़ रही होगी। हमारे मजदूर साथी थे, 1132 हमारे सभी प्रधान साथी थे, जिले के सभी प्रधान साथी। चूंकि हमारा जिला एक गरीब जनपद में आता है, जहां बात करने के लिए नेटवर्क नहीं है, नेपाल सीमा का बॉर्डर है, जहां बात करने के लिए नेटवर्क नहीं होता है, वहां सरकार ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहती है। कैसे हम लोग करेंगे? पहले तो सरकार को नेटवर्क उपलब्ध कराना चाहिए, पहले नेटवर्क की समस्या को हल करें। भाई, इस जिले में बहुत से अधिकारी रह के गए होंगे, उनको सरकार को रिपोर्ट करना चाहिए कि जिला ऐसा है, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, वहाँ ऑनलाइन मोबाइल मॉनिटरिंग कैसे होगी? ये थे प्रधान संघ के मंडल अध्यक्ष। इनका कहना है कि विभिन्न समस्याएं हैं, खासकर नेटवर्किंग समस्या जो है ये सिद्धार्थनगर जिले में काफ़ी है। इस वजह से जो है मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ सही तरीके से काम नहीं कर पाता, जिससे हमको मजदूरी भुगतान में समस्याएं होती हैं। और इसको लेकर हम ब्लॉक मुख्यालय पर धरना दे रहे थे, उसके बाद आज कलेक्ट्रेट में आए हैं। अगर यहाँ भी हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम आगे जाएंगे और इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। दीप यादव, आर्यन टीवी। हमारे धरने का आज 9वां दिन था। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 16 सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में हम लोग अपने अपने मनरेगा कर्मियों के साथ आज कलेक्ट्रेट घेरने के लिए आए थे। इस 9 दिन के लगातार धरने में हमारा सहयोग किसी ने नहीं किया। जिन नेताओं को, जिन अधिकारियों को हम लोग अपना समर्थन देने थे, कोई हालचाल पूछने वाला नहीं आया। लगातार 9 दिन हम लोग बैठे रहे और आज 9 दिन के अंतर्गत हम सबको हमारे 14 ब्लॉकों में 12 करोड़ रुपए का ऐसा मास्टर रोल डिलीट हुआ जिस पर मनरेगा लेबरों ने काम किया है। तो पीड़ित महिला राशिदा सिद्दीकी राजधानी लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र बेगरिया सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि एक महिला को सऊदी में नौकरी दिलाने के नाम पर एक शख्स ने अपने आप को पत्रकार बताया था, जिसके बाद वसीम रिजवी ने सऊदीया के एजेंट से रुपए लेकर महिला राशिदा सिद्दीकी को बेच दिया। ऐसी कई महिलाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ओसामा रिजवी महिलाओं की तस्करी कर रहा था। जब ये जानकारी राशिदा सिद्दीकी महिला को पता चली तो एजेंट के सामने महिला गिड़गिड़ाई, पर महिला की एक भी उसने नहीं सुनी और उसे गालियां देते हुए मारा पीटा भी। पूरे मामले की तहरीर दुबग्गा थाने में बीते 1 हफ्ता पहले दे दी गई थी। हमारे संवाददाता ने पीड़िता से खास बातचीत भी की है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कहे जाने वाले, जिस पे आम जनता पूरी तरीके से विश्वास करती है कि ये लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जिसे हम पत्रकारिता कहते हैं, उस पे जब कहीं भी
किसी भी पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है, तब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सहारा लेकर के उसे न्याय मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धूमिल करने वाले काफी लोग हैं जो आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन ताजा मामला राजधानी लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र का है, जहां हम आपको बता दें ओसामा रिजवी नामक पत्रकार ने अब कुछ जब नहीं बचा तो वो महिलाओं की तस्करी करने लगा। लेकिन यह मामला धीरे धीरे बढ़ता गया और कई महिलाओं की तस्करी करते गए। उसी में से एक पीड़ित महिला हमारे संग बात करने के लिए मौजूद है। मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है और ये आप कैसे ओसामा से मिली, ओसामा कौन है और ऐसा वो क्यों करता है। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम राशिदा सिद्दीकी है। अच्छा। और हमारा भतीजा है उज़ैफा, उसने मुझे मिलाया था ओसामा रिजवी से। ओसामा रिजवी कौन है ये? ओसामा रिजवी पत्रकार हैं। अच्छा। अब मुझे ये नहीं मतलब यूट्यूब के छोटे मोटे पत्रकार हैं। जी, जी। तो उन्हीं ने मुझसे ये बात कही थी कि 30,000 रुपए सैलरी है, तुम्हारा लगा लगाया काम है, तुम रात में फ्लैट से उतरोगी, सुबह तुमको तुम्हारा काम मिल जाएगा। वहाँ गए तब मुझे पता चला कि मुझे बेच दिया गया। अच्छा। उन्हीं ने बेचा वो वसीम शुएब से, शुएब ने बेचा वसीम से, वसीम ने बेचा कलावती से, कलावती ने बेचा मुझे इब्राहिम से, इब्राहिम ने बेचा मुझे मोहम्मद से। फिर मुझे जो है 1 महीने ऐसे आते जाते रहे। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरे हस्बैंड ने उनको फोन किया कि मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, बात करा दो। तो बोले 1.5 लाख रुपया दो तो मैं उसको बुलाऊंगा। कौन बोला? उसामा रिजवी बोले कि तुम 1.5 लाख रुपया मुझे दो तो मैं तुम्हारी बीवी को बुला दूंगा, वरना तुम यहाँ तड़पो, तुम्हारी बीवी वहाँ तड़पेगी। और मुझसे ये बोले थे कि 1 महीने का टूरिस्ट वीजा है, अगर तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे बच्चे की किसी तबीयत खराब होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहाँ बहुत सी लेडीज फंसी है, बहुत सी झूठ मक्कार उसामा रिजवी बोलते हैं। और अभी 3 दिन पहले आए थे उसामा और कोमल दोनों आए थे, मुझे धमका के गए हैं। कोमल कौन है? कोमल उन्हीं के साथ रहती है। अच्छा। उन्हीं के साथ रहती है, मैक पकड़ती है और उन्हीं के वो वीडियो बनाती है। तो आए थे दोनों, धमका के मुझे गए, मुझे पैसा दो, 20,000 रुपया दो। और जो कहने का मैंने तुमको पैसा दिया था 20,000 रुपया दो। आपको दिया था पैसा? 20,000? हाँ, हमको दिया था। जो बात है मैं झूठ नहीं बोलूंगी। नहीं तो वो आपको वहाँ जॉब लगवाने के लिए भेजे थे या जो है बेचने के लिए भेजे थे? उन्हीं ने मुझे कहा था जॉब लगाएंगे, लेकिन उन्हें वहाँ मुझे बेच डाला। लेकिन मुझे तो नहीं पता था वो मुझे वहाँ बेचेंगे, जाके मुझे वहाँ पता चला, भेजा। और जो है यहाँ फिर धमका गया 20,000 रुपया दो और पासपोर्ट दो, मैं पासपोर्ट में आग लगा दूंगा, अभी यहीं जलाऊंगा। खूब चिल्ला चिल्ली उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा ही बदतमीजी करी है, हद से ज्यादा बदतमीजी करी। फिर मैं गई पुलिस थाने, लिखे ना होते कुछ ना होते तो हम तो जिंदगी में ना निकल पाते। तो ये इन्होंने ऐसा पहला मामला किया या ऐसे और कई औरतों को जो इन्होंने बेचा है? अब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ एक लेडीज और फंसी थी। अच्छा अच्छा। वो भी मेरे साथ छूटी, उसका भी उसामा ने ही भेजा था? उसामा ही ने भेजा है, उसको भी भेजा, मुझे भी भेजा। और भी लेडीज पहले से ही भेज चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसी क्या है क्या नहीं। लेकिन मुझे इन्हीं ने बेच डाला। बहुत कितने लोगों के हाथ बेचा। कितने दिन पुराना मामला है ये? फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।